नमस्कार, मैं डॉक्टर मालती साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी भिलाई। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बीएड 4 सेम पेपर 10 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यूनिट 4 समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे प्रस्तावना, वर्ग यानी क्लास, लिंग यानी कि जेंडर, विभाजन डिवीजन और निष्कर्ष। आइए हम प्रस्तावना देखते हैं। स्त्रियों के साथ बचपन से ही भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता। स्त्रियों को समाज में वे स्थान, सम्मान और अधिकार के हकदार हैं जिनके वो हकदार है वो नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और आज भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है। हमारी सामाजिक संरचना में स्त्रियां हमेशा हाशिए पर रही है। वैदिक काल से ही स्त्रियों के राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, पर उनकी स्थिति आज के सापेक्ष अच्छी थी। धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति का पतन होता गया और उनके अधिकारों का परिसीमन भी होता गया। परंतु स्त्रियों की स्थिति दयनीय करके और उनके अधिकारों से वंचित करके कोई भी राष्ट्र सभ्य बनने का स्वप्न पूरा नहीं कर सकता। अतः स्त्रियों की स्थिति के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। अब देखते हैं समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत वर्ग यानी कि क्लास। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के समेकित प्रयासों से ही सामाजिक व्यवस्था और सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। बिना स्त्री और बिना पुरुष के समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये दोनों परस्पर पूरक हैं, फिर भी इन्हें विपरीत मानकर क्यों लिंगी भेदभाव किए जाते हैं, यह समझने का सबका अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। कोई समाज, कोई संस्कृति, सुरक्षा, आर्थिक कारणों इत्यादि से पुत्र की चाह करते हैं और पुत्री को अनचाहा मानकर उनके साथ भेदभाव करते हैं। लिंगी भेदभावों की जड़ें इतनी गहरी है कि इसकी पहचान करना और समझना भी दुष्कर हो जाता है। अतः लिंगी भेदभाव को समाप्त करने से पूर्व इसके प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। समाज का प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति जब तक लिंगी भेदभावों की समाप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होगा, तब तक बालक बालिका के मध्य जो भेदभाव विद्यमान है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, अंतिम संस्कार में बालकों द्वारा ही संपन्न किया जाना, पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त न होना, पुत्र उत्पन्न करने के लिए दबाव, समानता और स्वतंत्रता आदि के अधिकारों से वंचित होना इत्यादि हमारे समाज में आज भी व्याप्त है। बालिकाओं के रहन सहन, खान पान, शिक्षा, सामाजिक वातावरण से अंतःक्रिया के अवसर तथा धार्मिक आयोजनों इत्यादि में दोहरा व्यवहार किया जाता है। समाजवादी नारीवादियों का मुख्य ध्येय नारियों को समाज की मुख्य धारा में लाना है, जो निम्न प्रकार है। और यह हमारे ही प्रयास से संभव हो सकता है। जैसे सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करना, ये हमारा ही दायित्व है। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों के बंधनों को तोड़ने के लिए नारियों को आगे आगे करना। जैसे आजकल अंतिम संस्कार पुत्र ही करेगा, इस कुरीति को समाप्त करने किया जा रहा है और पुत्रियों को, मतलब जिनके पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही हैं, तो उनको ये अधिकार प्रदान किया जा रहा है कि पुत्री ही दाह संस्कार करेगी। दहेज मुक्त परिवार, गांव और समाज बनाने पर बल दिया जा रहा है। बाल विवाह के खिलाफ आज बालिकाएं आवाज उठाकर अपने पढ़ने के लिए अधिकार मांग रही हैं। नारियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। नारियों को और समाज के अन्य व्यक्तियों को की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। अनपढ़ लोगों को भी सरल शब्दों में समझाकर स्त्रियों की स्थिति में भागीदार बनाया जाना। सरकार और प्रशासन के ऊपर यह दबाव बनाना कि जो नियम तथा कानून बनाए गए हैं नारियों के हित की रक्षा के लिए उनका सख्ती से पालन हो सके तथा आवश्यकता अनुरूप नए नियमों और कानूनों को लागू करना।
नारियों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा के संकल्प को पूरा करना, पृथक विद्यालयों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा नारियों को आर्थिक अधिकार प्रदान करना। इस प्रकार समाजवादी नारीवादी नारियों की स्थिति में ह्रास के तत्वों को सामाजिक परंपराओं, कुरीतियों तथा लंबे समय से चली आ रही परंपराओं में निहित मानते हैं। यह सत्य भी है कि आज हमारे संविधान ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए भले ही कितने ही प्रावधान क्यों न कर दिए हों, परंतु समाज यदि जागरूक नहीं है तो ये प्रावधान उतने प्रभावी नहीं होंगे जितना कि इन्हें होना चाहिए। इसके लिए संविधान, सरकार, शासन और प्रशासन समाज के लिए है और यहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति भी समाज से ही जाते हैं। यदि समाज में कुरीतियां और अंधविश्वास समाया रहेगा तो इस समाज के लोगों की सोच में भी उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं रहेगा और इन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोग जो शासन और सरकार में जाएंगे वे निष्पक्ष होकर नारियों के हितों के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप नारियों की उन्नति नहीं हो सकेगी और न ही समाज और राष्ट्र की उन्नति होगी। अतएव समाज में परिवर्तन लाना होगा और यह परिवर्तन सहसा न होकर धीरे धीरे होगा। इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। गांव तथा शहर, शिक्षित और अशिक्षित, स्त्री और पुरुष, अमीर और गरीब के मध्य का भेद को मिटाकर हमें जागरूकता लानी होगी। अब देखते हैं वर्ग या क्लास। प्राचीन कालीन सामाजिक व्यवस्था के कुछ आधार स्तंभ निम्न प्रकार थे, जिसमें है चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ चतुष्टय। तो पहले देखते हैं चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था। इसके अंतर्गत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजन कर ऋग्वेद के अनुसार इन चारों वर्णों की उत्पत्ति क्रमशः परम पुरुष के मुख, भुजाओं, जंघा तथा पैरों से मानी गई है और चारों वर्णों के लिए कार्य विभाजन भी क्रमशः अध्ययन, अध्यापन, रक्षा, व्यापार, सेवा तथा कृषि के रूप में किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था जाति व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न थी, क्योंकि इसमें कर्म के अनुसार परिवर्तन हो सकता था। इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था जटिल न होकर सरल और गतिशील समाज की परिचायक थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था में जटिलता आने लगी, जो कालांतर में रूढ़ और जन्मना होकर जाति के रूप में परिवर्तित हो गई। वर्तमान युग में वैज्ञानिक आविष्कारों ने संचार और सूचना संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन तथा वैश्वीकरण लिबरलाइजेशन जैसी प्रवृत्तियां आ गई, जिसने एक भौतिकवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया और इस प्रवृत्ति ने बाजारीकरण और आधुनिकीकरण की गति को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्यापक परिवर्तन आए हैं। हमारी सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब जाति की रूढ़ियां धीरे धीरे टूट रही है और इसके स्थान पर वर्गों का उदय हो रहा है। वर्ग की संकल्पना आज की नहीं है। पहले भी बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग इत्यादि थे, परंतु आज वर्ग अत्यधिक प्रचलन में है। वर्ग यानी कि क्लास से तात्पर्य ऐसी सामाजिक संरचना की व्यवस्था से है जो लोगों की साम्यता को प्रदर्शित करती है। आज वर्ग का आधार निम्नलिखित है, जिसमें पहला है आर्थिक आधार, दूसरा व्यापार या कार्य संबंधी आधार, तीसरा है आयु के आधार पर और चौथा है शिक्षा के आधार पर। तो अब हम इसे विस्तार से देखते हैं। पहला है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पर वर्ग के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का वर्ग आता है जिनकी आर्थिक स्थिति में सामंजस्य होता है। दूसरा है व्यापारियों के कार्य संबंधी आधार। इसमें व्यापारियों तथा अन्य प्रकार की संगठित और असंगठित वर्ग क्षेत्र के आधार पर विभाजन है। तीसरा है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर जैसे बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के पृथक पृथक वर्ग होते हैं। चौथा है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर वर्गों को देखा जा सकता है, जैसे अशिक्षित वर्ग, कम पढ़े लिखे वर्ग तथा शिक्षित व्यक्तियों के पृथक पृथक वर्ग होते हैं।
वर्ग के कार्य तथा महत्व निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है वर्ग के कारण आज जाति भेदभावों में कमी आ रही है। दूसरा है समान व्यापार कार्य आयु तथा शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने अपने वर्गों द्वारा सूचनाएं और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तीसरा है संगठित होने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। चौथा है एक वर्ग के व्यक्ति संगठित रूप से आज सामाजिक सरोकारों के प्रति भी गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। पांचवा है वर्गों के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता आती है। और छठवां है वर्ग के द्वारा विविध वर्गों के लोग संगठित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब है इसके दोष। वर्ग के कुछ दोष भी हैं, जैसे अनावश्यक रूप से सरकार पर दबाव अपनी मांग पूरी करने के लिए किए जाते हैं। दूसरा है वर्ग के कारण सामाजिक एकता को चोट पहुंची है। तीसरा वर्गों के कारण व्यक्ति के मध्य खाई बढ़ी है, जो राष्ट्र की एकता में बाधक है, और ये हमारे समाज में सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। एक और निम्न वर्ग है और दूसरी ओर उच्च वर्ग है, तो दोनों के बीच में जो खाई है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती है। अगला है वर्गों के कारण प्रत्येक कार्य में अनावश्यक दखलंदाजी तथा व्यापक रूप से पड़ताल इत्यादि बुलाकर अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई जा रही है। अब है लिंग तथा विभाजन, जेंडर एंड डिवीजन। लिंग और इसके विभाजन का कार्य स्वैच्छिक रूप से न तो कोई स्त्री और न तो कोई पुरुष कर सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि आज विज्ञान और तकनीकी के बढ़ते कदमों के द्वारा लिंग परिवर्तन कार्य कराया जाना संभव हो चुका है। जैसे कोई लड़का लड़की का लिंग और लड़की लड़के के लिंग के रूप में अपने लिंग का परिवर्तन करा सकता है। लिंग विभाजन के आधार पर दो निम्न प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक या जैविक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक या जैविक प्रकार के जिसमें प्रकृति के जैविक आधार पर लिंग का अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आनुवांशिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैविक या प्राकृतिक आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं, बालक और बालिका। बालक तथा बालिका के मिश्रित गुणों से युक्त लिंग को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसे ट्रांसजेंडर के नाम से भी जाना जाता है। लिंग के निर्धारण में मनुष्य की स्वैच्छिकता का योगदान न होकर अनैच्छिकता क्रिया का योगदान होता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें उनके माता पिता इत्यादि के आनुवांशिक गुण होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्रों के मिलने से बालक के लिंग का निर्धारण होता है। प्राकृतिक रूप से लिंग में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले गुणों में जो अधिक प्रभावशाली होते हैं वो हस्तांतरित होते हैं। दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम रूप से आज विज्ञान की प्रगति के कारण लिंग परिवर्तन करना संभव हो गया है। जैसे कोई स्त्री अपनी शारीरिक अंगों में परिवर्तन कराकर पुरुष और कोई पुरुष परिवर्तन कराकर स्त्री के लिंग को कृत्रिम रूप में धारण कर सकता है। लिंग की अवधारणा में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही लिंगों का अत्यधिक महत्व रहा है, परंतु कुछ कारणों से आज बालिकाओं को समाज में ही दृश्य देखा जाता है, जिसके कारण इस लिंग की निरंतर अवहेलना की जा रही है। इस अवहेलना और उपेक्षा के कारण लिंग अनुपात में निरंतर कमी आ रही है, जिसके कारण लिंगी असंतुलन हो रहा है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि समाज की प्रकृति गतिशील है। इसी कारण हमारी सामाजिक धारणाओं में भी एक प्रकार का बहाव है, परंतु इस बहाव में अवांछित तत्व भी आ जाते हैं, जिनकी समाप्ति के लिए समाज से आगे कोई बढ़कर आता है और इन अवांछित तत्वों के खिलाफ आवाज उठाता है। समाजवादी नारीवादियों ने भी नारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। समाज में नृत्य प्रति सूक्ष्म गति से परिवर्तन आ रहा है। आज हमारे समाज में जाति की रूढ़िबद्ध व्यवस्था के स्थान पर धीरे धीरे वर्ग आ रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को एक नए प्रकार की ही गति प्रदान की है, तथा लिंगी विभाजन के आधार भी आज तकनीकी युग में जैविक से कृत्रिम रूप में व्यापक हो रहे हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां तथा नए आयाम उपस्थित कर रहे हैं। धन्यवाद। मैंने रेफरेंस के लिए लिंग, विद्यालय और समाज डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी की बुक लिया है।